8:45 पर प्लेन पूरी तरह क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। 8:46 पर सीसीटीवी में आपकी तस्वीरें दिख रही हैं। The tragedy has sent shockwaves across Maharashtra. Citizens and political leaders alike are expressing grief. Prime Minister Narendra Modi condoled the loss, describing Pawar as a leader with a strong grassroots connect. 28 जनवरी 2026 सुबह के 8:45 एक प्राइवेट जेट बारामती के एयरपोर्ट पे लैंड करने की कोशिश कर रहा था और फिर एक ब्लास्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जो 40 साल से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल नेता में से एक थे, वो और उनके साथ 4 लोग इस हादसे में मारे जाते हैं। भगवान उन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे। लेकिन यह वीडियो उनके प्लेन क्रैश के बारे में नहीं, यह कहानी उस 70,000 करोड़ के करप्शन की, पानी स्कैम, शुगर मिल टेक ओवर और एक ऐसे पॉलिटिकल करियर के जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। अजीत पवार का सफर 1982 में शुरू हुआ, लेकिन एक नॉर्मल पॉलिटिशियन की तरह नहीं। महाराष्ट्र में, स्पेशली वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जो रियल पावर्स है वो कॉर्पोरेटिव्स के हाथ में रहती है। शुगर फैक्ट्रीज, कॉर्पोरेटिव बैंक, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिशियन को रियल पावर, रियल मनी और वोटर बेच देती है। 1982 में अजीत पवार एक शुगर फैक्ट्री के बोर्ड पे आते हैं। फिर 1991 में पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक के चेयरमैन भी बन जाते हैं और ये पोजीशन 16 साल तक होल्ड करते हैं। और समझिए इस बात को, इसका मतलब ये था रूरल क्रेडिट, लोन, फाइनेंस, फार्मिंग फाइनेंस, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। बारामती सीट से 9 बार जीत के रिकॉर्ड बनाते हैं। 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन के नंबर 2 की पोजीशन होल्ड करते हैं और इसी पावर के साथ उन पे एलिगेशन भी लगना शुरू हो जाते हैं। अब ये एलिगेशन थे या फिर सच्चाई, ये तो अभी तक साबित नहीं हो पाया था। ये एलिगेशन थे महाराष्ट्र के सबसे बड़े स्कैम पे। पहला और सबसे बड़ा स्कैम, इरिगेशन स्कैम। 1999 से 2009 तक, सिर्फ 10 साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ खर्चा किए इरिगेशन प्रोजेक्ट पर। और इसका रिजल्ट क्या मिला? इरिगेशन कैपेसिटी सिर्फ 0.1 बढ़ी। तो वो 70,000 करोड़ कहाँ गए? अजीत पवार उस टाइम के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे और विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव VIDC के एक्स चेयरमैन भी थे। CAG की रिपोर्ट ने निकाला 242 प्रोजेक्ट में 27,000 करोड़ का कॉस्ट ओवररन हुआ। और एक और शॉकिंग फैक्ट, 2009 में सिर्फ 7 महीनों में 38 प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6,672 करोड़ से बढ़ाकर 26,722 करोड़ कर दी गई। लेकिन कैसे? टेंडर रूल चेंज कर दिया। अजीत पवार ने बोला जितने भी 1 करोड़ से ऊपर के टेंडर हैं वो उनके साइन के बिना पास नहीं होंगे। मोबिलाइजेशन एडवांसेस, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा पहले मिला काम शुरू होने से। रूल में प्रोविजन नहीं था फिर भी अप्रूव किया गया। ये शेड्यूल डेट रिमूव कर दिया गया। अब कॉन्ट्रैक्टर अपने आप अपनी मन मर्जी का पैसा लगा सकते थे कॉस्ट किसी भी चीज की। एक इंजीनियर विजय पांडेकर ने विसल ब्लू, मोर देन हाफ बजट। एक कॉन्ट्रैक्टर ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन नेक्सस ने पूरे लूट लिया और डॉक्यूमेंट में लिखा था 5 से 7% टेंडर की कॉस्ट किसी M नाम के पर्सन के पास जा रहा है। और ये M कौन था? सबने गेस कर लिया था लेकिन इसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल था। फिर आता है सितंबर 2012। प्रेशर इतना बढ़ गया कि अजीत पवार को रिजाइन करना पड़ा। लेकिन फिर इसमें आता है प्लॉट ट्विस्ट। गवर्नमेंट ने व्हाइट पेपर पब्लिश किया जिसमें लिखा था एवरीथिंग इज फाइन। 28% से जो है ग्रोथ रेट बढ़ा है। सबने इसको व्हाइट वॉश बोला और अजीत पवार कुछ ही दिनों में फिर से डिप्टी सीएम बन गए। और इरिगेशन के साथ साथ एक और बड़ा स्कैम चल रहा था, महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक स्कैम, जिसका अमाउंट था 25,000 करोड़। और ये काम कैसे करता था? इसका पहला स्टेप था MSCB, हाई इंटरेस्ट पे किसी फैक्ट्री को लोन देता था पहले। स्टेप 2, जब फैक्ट्री डिफॉल्ट करती थी तो बैंक उसको NPA डिक्लेयर कर देता था। स्टेप 3, सरफेसी एक्ट के अंदर में फैक्ट्रीज को थ्रो अवे प्राइस पे ऑप्शन कर दिया जाता था। स्टेप 4, एक डमी कंपनी इनको खरीद लेती थी जिनके ओनर एक रिलेटिव हुई होते थे इनके। और स्टेप 5, नए जो प्राइवेट ओनर होते थे वो दूसरे बैंक से लोन उठाते थे। इसका रियल एग्जांपल है जरंदेश्वर शुगर मिल सतारा, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी, उसको सिर्फ 65 करोड़ पे खरीद लिया गया। और इसके बायर थे ग्रू कमोडिटी सर्विस, एक डमी कंपनी। और इस कंपनी का रियल कंट्रोल था स्पार्कलिन सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में, जिसके कनेक्शन अजीत पवार और उनकी वाइफ से मिलते हैं। और फिर इस मिल को यूज करके 700 करोड़ का लोन लिया गया। और ये सिर्फ अजीत पवार तक सीमित नहीं था, उनके नेफ्यू रोहित पवार बारमती एग्रो लिमिटेड के थ्रू कन्नड़ SSK को एक्वायर किया। और इस एक्विजिशन में ED का एलिगेशन था कि बिट को रिच किया गया है। पूरा पवार फैमिली एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन गया था। और फिर 2022 से 2023 के बीच में ED की रेट बढ़ने लगी, ED का प्रेशर बढ़ने लगा, केसेस की गिनती बढ़ने लगी। और फिर जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने अंकल शरद पवार के खिलाफ जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। और फिर आप सब तो जानते हैं बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा जाता है। और फिर हुआ भी वैसा। जनवरी 2024 में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इनको MSCB केस में क्लीन चिट दे दी। और फिर दिसंबर 2024 में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में 1,000 करोड़ का बेनामी प्रॉपर्टीज का केस चल रहा था, वो भी डिसमिस कर दिया गया। और यही नहीं, नवंबर 2019 में जब पहली बार अजीत पवार बीजेपी के साथ 80 घंटे के लिए गए थे तब उनके ऊपर से नो इरिगेशन स्कैम केस जो है बंद कर दिए गए थे। तो अपोजिशन का कहना है कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि बीजेपी में जैसे ही जो सारे केस बंद हो जाते हैं तो अब
सर्विस पे ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन उस पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं था। फिर आता है 28 जनवरी 2026। अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे जिला पार्षद इलेक्शन की रैली अटेंड करने। सुबह 8:10 पे लेजर जेट 45 मुंबई से टेक ऑफ करता है और फिर 8:45 पे जो है एयरक्राफ्ट रेडार से गायब हो जाता है। आई विटनेस का कहना है कि प्लेन अनस्टेबल लग रहा था और जब क्रैश हुआ तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। जिस प्लेन में अजीत पवार और उनके साथ 4 लोग, सिक्योरिटी ऑफिसर, अटेंडेंट और 2 पायलट भी शामिल थे। इस क्रैश में इन सब लोगों की जान चली गई। बारामती जो उनकी पावर का सेंटर था, वहीं पे उनकी कहानी का एंड हो गया और इंडियन लॉ के मुताबिक इंसान के जाने के बाद सारे केस भी डिसमिस हो जाते हैं उसके साथ। तो ये थी कहानी अजीत पवार की। एक तरफ एस एडमिनिस्ट्रेटर, बारामती का ट्रांसफॉर्मेशन, पुणे की डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ 70,000 करोड़ और 25,000 करोड़ के स्कैम का एलिगेशन। तो यहीं पे खत्म होती है इनकी कहानी। भगवान इन सबकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय श्री राम।